लोग ऑप्टिक्स पे हम बात करेंगे आज, ठीक है। तो ये ऑप्टिक्स है क्या चीज, पहले हम ऑप्टिक्स जानेंगे क्या चीज है। तो ऑप्टिक्स हम कहते हैं द स्टडी ऑफ लाइट एंड द एसोसिएटेड फिनोमेना स्टडी ऑफ लाइट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना। तो लाइट की स्टडी और उसके जो एसोसिएटेड फिनोमेना है लाइट के साथ साथ जो जो फिनोमेना हम जानते हैं लाइक रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, इसी के साथ इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है। तो उन सारे फिनोमेना की स्टडी लाइट के साथ साथ, और लाइट का नेचर क्या है, नेचुरली लाइट क्या है, और लाइट का बिहेवियर क्या है, नेचुरली लाइट क्या है और लाइट का बिहेवियर क्या है, बोथ इज इंक्लूडेड इन ऑप्टिक्स, बोथ इज इंक्लूडेड इन ऑप्टिक्स। ओके, तो अगर हम पहले लाइट की बात करेंगे, ये लाइट है क्या, लाइट है क्या। तो आपने 9th क्लास में वेव के बारे में पढ़ा होगा। तो 9th क्लास में जो वेव का कंसेप्ट है, वेव कहता है एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस, एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, ठीक है, एंड दैट इज मैकेनिकल वेव, दैट इज मैकेनिकल वेव। इसी तरह लाइट भी एक वेव की ही कैटेगरी है, लेकिन उस वाली वेव को हम क्या बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। इस नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो है इट इज नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम साउंड, बिकॉज लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम साउंड। अगर आपने 9th क्लास में साउंड के बारे में पढ़ा है तो साउंड क्या है, साउंड इज मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव हम उस वाली वेव को बोलते हैं जिसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, दैट रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन प्रोपोगेशन। अगर इसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना है, मेरी आवाज़ मुझसे आप तक पहुंचती है बिकॉज ऑफ द मीडियम प्रेजेंट हियर, ठीक। तो दैट वेरी वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन वी कॉल दैट वेरी वेव एज मैकेनिकल वेव, लाइक साउंड। इसी तरह कुछ वेव्स ऐसी है जिनको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो विदाउट मीडियम भी प्रोपोगेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लाइट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और वी कैन से नॉन मैकेनिकल वेव्स विच डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। क्लियर बात, ओके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं इसे, वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बोलते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव तो बोलते हैं, ये हमें समझ आया, बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट इज। वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अगर आप इलेक्ट्रो को जानेंगे तो इलेक्ट्रो कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, कहां से निकला, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज, इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज इन ग्रीक, एंड मैग्नेटिक कम्स फ्रॉम मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो मैग्नेटिज्म के बारे में भी आप जानते हो, मैग्नेट जो होता है, ठीक है, जिसकी कोई अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो आयरन पार्टिकल्स को अपनी ओर खींचता है, दैट इज मैग्नेट, ठीक है। तो आपने 9th में फील्ड के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज फील्ड, डू यू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट फील्ड। तो व्हाट इज फील्ड, तो 9th में आपने फील्ड के बारे में पढ़ा, फील्ड इज स्पेस अराउंड a material body and that very field is called gravitational field। पढ़ा है आपने, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में आपने 9th में जाना होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, स्पेस अराउंड अ मटेरियल बॉडी, स्पेस अराउंड अ मास इन विच द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मास इज ऑब्जर्व्ड। इसी तरह अगर आप चार्ज के बारे में जानोगे, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है मटेरियल, उस चार्ज के बिना पे भी स्पेस मॉडिफाई होती है, उस चार्ज के बिना पे भी क्या होती है, मॉडिफाई स्पेस। तो चार्ज के इर्द गिर्द अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई नेगेटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द जो स्पेस होती है वो स्पेस क्या होती है,
मॉडिफाई होती है, ठीक है। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा तो ये वाला चार्ज उस दूसरे चार्ज एंटर हुए हुए चार्ज पे क्या करेगा, अपना फोर्स करेगा। आप जानते हो 7th क्लास से ही, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लेकिन ये किस बुनियाद पे अट्रैक्शन और किस बुनियाद पे रिपल्शन करता है? बिकॉज ऑफ फील्ड इफेक्ट, बिकॉज ऑफ फील्ड। नॉन कंडक्टिव फोर्स आपने पढ़ा होगा 8th 9th में, नॉन कंडक्टिव फोर्स, उन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? फील्ड फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस। ओके, तो फील्ड के बुनियाद पे, तो फील्ड क्या होती है? ये स्पेस की प्रॉपर्टी है जिसमें किसका इन्फ्लुएंस पाया जाता है? चार्ज का इन्फ्लुएंस पाया जाता है। तो इस वाले फील्ड को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह अगर आपके पास मैग्नेट है, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और इस मैग्नेट के इर्द गिर्द भी हम देखते हैं ये स्पेस मॉडिफाई होती है। इस मैग्नेट के इर्द गिर्द स्पेस जो होती है ये मॉडिफाइड स्पेस होती है। इस स्पेस में अगर कोई दूसरा मैग्नेट एंटर हो जाए, या अगर इस स्पेस में हम कोई आयरन ऑब्जेक्ट, आयरन पार्टिकल रखते हैं, तो क्या होता है? ये मैग्नेट उस आयरन पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उस आयरन पार्टिकल को हम दूर रखेंगे, इस स्पेस से बहुत दूर रखेंगे, इस मैग्नेट से बहुत दूर रखेंगे, तो इस वाले मैग्नेट पे या इस वाले आयरन पार्टिकल पे ये मैग्नेट अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा सकता। तो इससे हम कहते हैं कि ये जो स्पेस है यहां तक, ये इस मैग्नेट का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने अभी जाना फील्ड के बारे में, तो इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन किस वाले यूनिट में? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के यूनिट में अलग से चर्चा होगी। लेकिन आपने 9th क्लास में किस पे पढ़ा है? ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? स्पेस प्रॉपर्टी है। किसकी स्पेस प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल की, किसी भी मटेरियल मास की प्रॉपर्टी है कि उस मटेरियल मास को अपने इर्द गिर्द एक फील्ड होता है जिसमें वो एक स्पेस होती है। उस स्पेस में क्या करता है? इस बॉडी का इन्फ्लुएंस होता है। ये बॉडी, जैसे हम सभी किस में है? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम लाई करते हैं। कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ नीचे फेंकते हैं तो वो कहाँ जाता है? कोई भी चीज़ अगर हम हाथ से छोड़ देंगे तो उसको क्या होगा? वो नीचे गिर जाएगा। किस वजह से गिर जाएगा? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन, एंड ग्रेविटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। बियॉन्ड ग्रेविटेशनल फील्ड वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। ओके, तो दैट इज फील्ड। इसी तरह चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है? फील्ड। उसको क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मैग्नेट के इर्द गिर्द भी फील्ड होता है, उसको क्या नाम दिया जाए? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने पढ़ा है वेव के बारे में, वेव इज एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। लेकिन अब हमने यहां पे कहा लाइट जो है, लाइट भी एक वेव है, लेकिन कौन सी वेव है? नॉन मैकेनिकल वेव। अगर ये वेव है तो यहां डिस्टर्ब हो क्या रहा है? बात है लाइट क्या है? वेव है। तो हमने वेव पढ़ा है 9th से, वेव इज एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। तो हम कह रहे हैं लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत है ही नहीं। जब मीडियम की जरूरत है ही नहीं तो वैक्यूम में ये वेव अगर प्रोपोगेट होती है तो व्हाट इज डिस्टर्ब्ड इन वैक्यूम? वैक्यूम में डिस्टर्ब क्या हो रहा है? हाउ दिस एनर्जी इज प्रोपोगेटेड फ्रॉम सन टू अस। समझ रहे हो मेरी बात? क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर लाइट नॉन मैकेनिकल वेव है तो नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत है ही नहीं, मीडियम की जरूरत है ही नहीं। तो मान लो स्पेस है, वैक्यूम है, वहां पे कोई मीडियम है ही नहीं, फिर भी वेव प्रोपोगेट हो रही है। लाइट क्या है? वेव। ये वेव प्रोपोगेट हो रही है, तो इसमें डिस्टर्बेंस जो होती है, तो किस चीज की डिस्टर्बेंस होती है? तो उस चीज की डिस्टर्बेंस होती है। वहां पे किसकी डिस्टर्बेंस होती है? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्पेस प्रॉपर्टी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई वेक्टर से। और मैग्नेटिक फील्ड को करते हैं रिप्रेजेंट किससे? बी वेक्टर से। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे कि लाइट है, ये जब प्रोपोगेट होती है, जब ये सोर्स से निकलती है, तो डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसका और मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है डिस्टर्ब? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, वो कब बनती है? ये तब बनती है जब कोई चार्ज के साथ क्या होता है एसोसिएट? इलेक्ट्रिक फील्ड।
क्या होता है एसोसिएट? इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज क्या होता है? एक्सेलरेट होता है। क्या होता है? ये नोट करके रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। किससे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज से प्रोड्यूस होती है। नोट किया? ओके तो अब हमें पता चला लाइट क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। जब ये नॉन मैकेनिकल वेव है तो नॉन मैकेनिकल वेव को दूसरा नाम क्या दिया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जस्ट लाइक लाइट देयर इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देयर इज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वो भी नोट करो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कहां से आते हैं? बिकॉज एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज। किससे प्रोड्यूस होती है? एक्सेलरेटेड चार्ज से। क्लियर? दो बातें नोट की। तीसरी बात, अब ये लाइट जो है इसमें क्या ऑसिलेट होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑसिलेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट होता है। अब इन दोनों वेक्टर्स के ऑसिलेशन की डायरेक्शन क्या है? इस पे सवाल बन सकता है। इन दोनों वेक्टर्स के ऑसिलेशन की डायरेक्शन है आपस में परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर टू द वेव। ये भी नोट करो। तीसरा पॉइंट, इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव there is oscillating electric and magnetic field. There is oscillating electric and magnetic field which are mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. Perpendicular to each other and perpendicular to the direction of propagation of wave. इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? लाइट इज नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्लियर? What propagates when electromagnetic wave travels in the medium? Electric field and magnetic field, both in perpendicular direction and perpendicular to the direction of propagation of wave. By this by this property we will conclude light is a transverse wave. Light ही नहीं, all types of electromagnetic waves are transverse. Light and all the types of electromagnetic waves are transverse in nature. Clear? और एक बात, ये जो लाइट है इट इज नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिर्फ लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बट आई कैन से लाइट इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम. क्या लिखोगे आप? लाइट इज a part of an electromagnetic spectrum. Light is a part of electromagnetic spectrum. अब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पहले जानेंगे. What is basically electromagnetic spectrum? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? अगर आप 8th क्लास याद करोगे, शायद 8th क्लास में आपने स्पेक्ट्रम के बारे में सुना होगा. स्पेक्ट्रम मीन्स ग्रुप ऑफ वेवलेंथ्स या ग्रुप ऑफ एनर्जीज. ठीक है, तो इसी तरह किसी भी सोर्स से मेन सोर्स या मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूनिवर्स में है वो कौन सा है, या हमारे अर्थ पे जो है वो क्या है? सन है. ठीक है, तो सन से जब एनर्जी आती है इट कंसिस्ट्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स. It consists of 7 types of electromagnetic radiations. 7 types of electromagnetic radiations, and those electromagnetic radiations are collectively known as electromagnetic spectrum.
electromagnetic Spectrum. which can be remembered by the word G, X, U, V, I, M and R. G, X, U, V, I, M, R, where G stands for gamma rays, X stands for X-rays, U stands for ultraviolet, V, visible light या visible rays, that is light. That is light. तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे. G stands for gamma rays, X stands for X-rays, U stands for ultraviolet, V stands for visible light, I stands for infrared, M stands for microwaves, and R stands for radio waves. These 7 types of electromagnetic waves are collectively known as electromagnetic spectrum. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं. और जो यहाँ पे विजिबल लाइट दिखाई गई है V, ठीक है, तो ये V वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं. बिकॉज दिस ब्रिंग्स इन अस द सेंसेशन ऑफ विजन या साइट. इसी की वजह से हम क्या करते हैं? देख पाते हैं. जब यही पोर्शन, यही वेवलेंथ, यही फ्रीक्वेंसी या यही पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तब जाके हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. ठीक है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे गामा रे डालेंगे तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते. या ये गामा रे जो है ये हमारी आंखों को विजिबल नहीं है. या आई कैन से दिस विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट, this visible portion of light, yeah, this visible part of electromagnetic spectrum is perceived by human eye. It is the only part of the electromagnetic spectrum. ठीक है, और एक पॉइंट नोट करो, light is the only part of the electromagnetic spectrum that is perceived by human eye. Light is the only part of the electromagnetic spectrum that is perceived by human eye. ठीक है, that is perceived by human eye. That is perceived by human eye. तो यहाँ पे लाइट क्या है? तो अगर हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज कलेक्टिवली कॉल्ड द 7 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस. उन 7 टाइप्स में क्या है? G, X, U, V, I, M और R. This classification of electromagnetic radiations is in the order as we go from gamma towards radio. अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, अगर हम गामा रे से रेडियो वेव्स की ओर जाएंगे, बिकॉज दीज आर वेव्स, दीज मस्ट possess the properties of wave. ठीक है, तो अगर गामा रे क्या है? वेव है, तो इट मस्ट हैव wavelength, it must have frequency, it must have energy. Clear? Yes. When we go from gamma rays to radio waves, ठीक है, गामा से हम कहाँ की ओर जाएंगे? रेडियो की ओर जाएंगे. It is energy goes on decreasing. It is energy goes on decreasing. तो इससे क्या पता चला? सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? गामा की. उसके बाद उसके बाद अल्ट्रावायलेट, इसके बाद विजिबल, उसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव, रेडियो. ठीक है, और आपको ये भी पता है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच डायरेक्ट रिलेशन है. क्या है? एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी. ये नोट करो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी
उतनी ज़्यादा वेव के पास एनर्जी है, उतनी ज़्यादा वेव के पास एनर्जी है। तो अगर हमने कहा सबसे ज़्यादा एनर्जी आउट ऑफ द 7 किसके पास है? गामा के पास है सबसे ज़्यादा एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी किसके पास होगी? गामा के पास। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा एनर्जी इन 7 में से किसके पास है, इन 7 में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? गामा रेज के पास है। एक्सरे के पास उससे कम है, अल्ट्रावायलेट के पास उससे कम है, लेकिन विजिबल की एनर्जी अल्ट्रावायलेट से कम होती है और विजिबल की फ्रीक्वेंसी भी अल्ट्रावायलेट से कम होती है। इतना आया समझ? तो एज वी गो फ्रॉम गामा टुवर्ड्स रेडियो वेव्स, फ्रीक्वेंसी एज वेल एज एनर्जी गोज ऑन डिक्रीज। नोट किया? अब दो के बीच भी कंपैरिजन आएगा। एक्सरे की ज़्यादा एनर्जी है या अल्ट्रावायलेट की ज़्यादा एनर्जी है? एक्सरे की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है या विजिबल की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? एक्सरे। बात आई समझ? और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज अपोजिट टू द फ्रीक्वेंसी, अपोजिट टू द, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर होगा वो क्या है? सबसे ज़्यादा गामा की, फिर यहाँ तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन अगर हम रेडियो से आएंगे टुवर्ड्स गामा, द वेवलेंथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग। अगर हम जाएंगे गामा से रेडियो की ओर, वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीज। ये भी नोट करो, 3 पॉइंट्स नोट करो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। 3 पॉइंट्स नोट करो अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फर्स्ट पॉइंट इज energy goes on decreasing when we go from gamma towards radio waves. दूसरा पॉइंट, frequency goes on decreasing when we go from gamma towards radio waves. तीसरा पॉइंट, wavelength goes on increasing when we go from gamma rays towards radio waves. क्लियर हुए तीनों पॉइंट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ये आपके सिलेबस में यहाँ पे नहीं है, इट विल बी इन द 12th क्लास। ठीक है, तो 10th में आप इतना याद रखो, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कोई चीज़ होता है और उसका जो ये अरेंजमेंट हमने देख लिया। इसी मैग्नेटिज्म का हमने क्या लेना है? उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हमने कौन सा पार्ट पढ़ना है? हमें विजिबल पार्ट पढ़ना है, दैट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन आई। हम इस विजिबल पार्ट पे चर्चा करेंगे। ये जो विजिबल पोर्शन है इसको समझेंगे। ये जो विजिबल पोर्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट। एंड दिस विजिबल पोर्शन ऑफ लाइट फर्दर कंसिस्ट्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स और 7 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, वो 7 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है? विजिबल लाइट एक्चुअली में किस चीज़ की बनी है, उसमें क्या क्या वेवलेंथ्स और क्या क्या फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो इस विजिबल लाइट में क्या है? इस विजिबल लाइट में भी 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स है। V स्टैंड्स फॉर विब गायर वर्ड से आपको ये याद रहेगा। V स्टैंड्स फॉर वायलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B स्टैंड्स फॉर ब्लू, G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, Y स्टैंड्स फॉर येलो, O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज एंड R स्टैंड्स फॉर रेड। क्लियर बात? दिस इज अगेन इन द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। जो यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था यूज, उसी ऑर्डर में हमने इसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब व्हेन वी गो फ्रॉम वायलेट टुवर्ड्स रेड, एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। व्हेन वी गो फ्रॉम वायलेट टुवर्ड्स रेड, एनर्जी गोज ऑन, वेवलेंथ गोज ऑन इंक्रीजिंग, फ्रीक्वेंसी गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये भी नोट करो। विजिबल लाइट, नोट करो पॉइंट, विजिबल लाइट और वाइट लाइट कंसिस्ट्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स। विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कंसिस्ट्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स which include violet, indigo, blue, green, yellow, orange और red। कितने हैं? हाँ भाई, कितने टाइप्स है? 60 टाइप्स है। किसके? विजिबल लाइट के 60 तरह की वेवलेंथ्स होती है। ठीक है, तो विजिबल लाइट एक ही वेवलेंथ नहीं है, इट इज कंपोज्ड ऑफ 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स।
which is remembered by the word Waveguide. ठीक है, as we move from violet towards red, the wavelength of the light goes on increasing, the frequency of the light goes on decreasing, hence energy goes on decreasing. अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे, अगर हम रेड से वायलेट की ओर आएंगे तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी. ये आपको नोट करना है. ठीक है, और अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करेंगे, अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करेंगे, ये जो वायलेट है ना, वायलेट की वेवलेंथ, एक्सट्रीम की वेवलेंथ मानी जाती है 4000 एंगस्ट्रॉम. कितनी? अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम. इट मे बी लेस देन, इट मे बी 3800 एंगस्ट्रॉम और इट मे बी 3900 एंगस्ट्रॉम. तो हम एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हैं. एक्सट्रीम्स मतलब ये जो वेवगायर है, ये जो 7 टाइप्स ऑफ वेवलेंथ्स है, इनकी वेवलेंथ कहां से स्टार्ट होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होती है. और रेड वाली की कितनी है? रेड वाली की है 8000 एंगस्ट्रॉम. ये जो विजिबल लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कहां से कहां तक लाई करती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम तक लाई करती है. मतलब ये जो वायलेट वाली लाइट है, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? 4000, अबाउट 4000 एंगस्ट्रॉम. अबाउट 4000. व्हाट डू यू मीन द एंगस्ट्रॉम? एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 to power minus 10 meter. Angstrom means 10 to power minus 10 meter in terms of meters. In terms of meters, angstrom कितना होता है? 10 to power minus 10 meter in terms of meters. Clear? ओके, तो वायलेट लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 4000 एंगस्ट्रॉम. और रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 8000 एंगस्ट्रॉम. नियरली. ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज नियरली, रेंजेस फ्रॉम 4000 टू 8000. ठीक है, तो कहीं पे नैनोमीटर्स में लिखा होगा तो तब लिखा होगा 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, तो तब एंगस्ट्रॉम नहीं लिखा होगा. ठीक है, तो दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसके? एसआई यूनिट के टर्म्स में. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? वेवगायर. ठीक है, एंड दिस वेरी पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज नोन एज अ लाइट. इसी वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं. ठीक है, तो ये लाइट जो है, हमने क्या बोला है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. खाली लाइट ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या बहुत सारे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है? बहुत सारे टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिनमें गामा रेज है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है और रेडियो वेव्स है. ठीक है, और ये जो विजिबल लाइट है, इट इज जस्ट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन आई, दैट लीड्स अस टू विजन, जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं. ठीक है, जिससे हमें सेंसेशन ऑफ साइट मालूम होता है. ठीक है, अदरवाइज दीज ऑल्सो इंक्लूड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गामा रेज, एक्स रेज वगैरह, बट दीज आर इनविजिबल टू अस. दीज आर इनविजिबल टू अस. फर्दर, लाइट इज फर्दर composed of 7 types of wavelengths. Which light? This visible portion of light, ठीक, is further composed of 7 types of wavelengths which we remember by the word waveguide. ठीक है, having wavelength ranging from 4000 angstrom to 8000 angstrom. ठीक है, we will discuss this in second chapter human eye and colorful world. हम इस पे dispersion पे बात करेंगे. ठीक है, रैम्बो पे बात करेंगे. वो सब हम कहाँ पे? सेकंड चैप्टर में, इसी सिलेबस के, इसी कोर्स के सेकंड चैप्टर में वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है.